ओके, तो अब हम कंटिन्यू करने लगे हैं जीआईटी का सेकंड पार्ट। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉनिक डायरिया। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट में क्रॉनिक डायरिया होगा मोर देन 1 मंथ का, तो हम उसमें क्या चेक करेंगे, स्टूल ऑस्मोटिक गैप। ठीक है, स्मूल ऑस्मोटिक गैप कैसे चेक करते हैं, 290 माइनस 2 इंटू स्टूल का सोडियम प्लस पोटेशियम। ठीक है, स्टूल में सोडियम पोटेशियम ऐड करना है, 290 माइनस 2 इंटू इनका सम। ठीक है, फिर उसके बाद अब स्टूल ऑस्मोटिक गैप जो है, अगर फिर हम चेक करेंगे कि वो 50 से ज़्यादा आ रहा है या 50 से कम आ रहा है। अगर 50 से कम आ रहा है, मतलब गैप इतना नहीं ऑस्मोटिक के, तो मतलब वो सिक्रेटरी डायरिया है। ठीक है, तो वो किस में हो सकता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में जिसमें गैस्ट्रिन बहुत बढ़ जाता है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम में जिसमें सेरोटोनिन बहुत बढ़ जाता है, और वीआईपीओमा में। ठीक है, और अगर तो ये स्टूल ऑस्मोटिक गैप 50 से ज़्यादा है, तो मतलब ऑस्मोटिक है उसका कॉज। जो ऑस्मोटिक होता है ना, इट इम्प्रूव्स ऑन फास्टिंग। ठीक है, तो ऑस्मोटिक डायरिया जो है वो फास्टिंग से इम्प्रूव हो जाता है। तो इसमें हम चेक करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फास्टिंग में। फिर इस पर हम चेक करेंगे क्या, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। ये अगर हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसको उससे नहीं कंफ्यूज करना। यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है उसमें एच पाइलोराई वाले इन्फेक्शन में, पर हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव किस में आता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में। अगर चलो ये तो एक रीज़न पता लग गया, पर अगर ये फिर भी नेगेटिव आ गया, हम स्टूल में फैट देखेंगे। अगर वो मोर देन 7% है, मतलब स्टेट हो रही है, तो मतलब माल एब्जॉर्प्शन हो रही है। नेक्स्ट टेस्ट हम इसके बाद कौन सा करेंगे, डी जाइलोज टेस्ट। इट मेजर्स हाउ वेल द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स डी डाइजाइलोज। तो हम इंटेस्टाइन को चेक कर रहे हैं बेसिकली डी जाइलोज देख के। अगर तो नॉर्मल है तो मतलब इंटेस्टाइन्स नॉर्मल है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया डी जाइलोज को, तो फिर अब रीज़न कोई बचा नहीं, इनके पास इंटेस्टाइन भी नॉर्मल है, तो पैंक्रेटाइटिस हुआ रीज़न। ठीक है, उसको हम पैंक्रेटाइटिस मोस्ट प्रोबेबल हमारा कॉज बन गया है, पर उसको चेक और कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फीकल इलास्टिस टेस्ट इज डन टू कंफर्म द पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। फीकल इलास्टिस टेस्ट करेंगे। अगर तो ये डीजाइलोस टेस्ट नेगेटिव होता है, अब नॉर्मल होता है, ठीक है, तो मतलब कि अब इंटेस्टाइन में ही कोई दिक्कत है, तो अब हम एक ट्रायल करेंगे, रिफैक्सिमिन ट्रायल फॉर 7 डेज। ठीक है, अगर तो ये ट्रायल दे के रिफैक्सिमिन 7 दिन दे के डायरिया इंप्रूव हो गया, तो मतलब कॉज इसका बॉक्स या सीबो है, मतलब बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम या स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है। और अगर ये अभी भी इंप्रूव नहीं किया, तो मतलब क्या है, म्यूकोजल डिजीज़ है। म्यूकोजल डिजीज़, अब म्यूकोजा में कोई दिक्कत है तो बायोप्सी करेंगे। अगर तो हमारे पास आता है फ्लैटनिंग ऑफ विलाई, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, तो मतलब सीलियक डिजीज है, सीलियक स्प्रू। और अगर हमारे पास आता है पास पॉजिटिव फोमी मैक्रोफेजेस इन द लैमिना प्रोप्रिया, मतलब विप्पल्स डिजीज़ है। ठीक है, विप्पल्स में निमोनिक क्या होता था हमारे पास, पास द कैन ऑफ फोमी विप्ड क्रीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्रॉनिक डायरिया में और क्या, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि सीलियक में क्या होता है और विप्पल्स में क्या होता है। सीलियक में क्या आता है कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है अगेंस्ट द ग्लाइडिन। ग्लाइडिन किस में प्रेजेंट होता है, ग्लूटेन में। और इसका ये है HLA-DR2, DR नहीं है, Q है ना, ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है DR2 है कि DQ2 है, तो इसमें याद रखना है DQ2 और DQ8 है। क्या आप बोल रहे हैं इसमें कि ही एट मतलब I ate too much gluten, I ate too much gluten, क्यों, पर क्यों खाया ग्लूटन, तो क्यों, 8 और 2 क्यों। इसमें अफेक्ट क्या होगा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज अफेक्टेड, इम्पेयर्ड आयरन एब्जॉर्प्शन होगी जिसकी वजह से, एंड देयर इज रिस्क ऑफ एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा एंड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। और ये जो है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस इसमें होता है साथ में, ये होते क्या है, ईची रेड लीजन्स हो जाते हैं एक्सटेंसर सरफेस पे, इसका ट्रीटमेंट होता है डैप्सॉन। ठीक है, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे इसकी, हम पता है 3 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, TTG एंड IgA, एंडोमाइसिल एंटीबॉडी, एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडी। जो TTG IgA है, ट्रांस टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, वो बेस्ट टेस्ट होता है हमारे पास TTG वाला। एंडोमाइसिल एंटीबॉडी MA है, IgA वाली। एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडी लो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी के लिए होते हैं। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज, मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो फिंगरप्रिंट्स लॉस हो जाते हैं, और दूसरा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनता है, ट्रॉपिकल स्प्रू। अब जो सीलियक स्प्रू और ट्रॉपिकल स्प्रू है, इनमें क्या फ़र्क है, सीलियक स्प्रू जो है वो हमें पता है कि ग्लाइडिन क्यों CMI की वजह से हो रही है, ऑटो एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, और इसमें ट्रॉपिकल स्प्रू इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी के लिए है।
और इसकी क्लासिफिकेशन का नाम हमें पता है मार्च क्लासिफिकेशन होता है, दैट डिस्क्राइब ड्यूडेनल बायोप्सी चेंजेस, गोल्ड स्टैंडर्ड है ये। इसमें हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बस अवॉइड करो ब्रो, बार्ली, राई, ओट और वीट। ठीक है, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मोरल दोनों इम्यूनिटीज अफेक्ट होती हैं। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास विपल्स डिजीज। विपल्स में क्या होता है, इट इज कॉज बाय इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफेराइमा विपली, टी विपली याद रख लो बस, ग्राम पॉजिटिव होता है वो। ठीक है, एंड इट इम्पेयर्स लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट, तो विपल में लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो रही है। अदर फीचर जैसे कैन है, हमें पता है पास द कैन ऑफ फोमी विप्ड क्रीम, तो कैन है कार्डाइटिस, आर्थरैल्जिया, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जैसे कि डिमेंशिया, मैस्टिक क्या है ये, मैस्टिकेटरी मायोरिदमिया। ठीक है, तो इसमें से जो CNS मैनिफेस्टेशन होती है ना, जैसे अगर डिमेंशिया वगैरह हो गया तो हमें पता है ऑब्वियसली पुअर प्रोग्नोसिस होगा उसका। ऑक्यूलो मैस्टिकेटरी मायोरिदमिया के नाम से पता लग रहा है, ऑक्यूलो मतलब आई, मैस्टिकेटरी मतलब मैस्टिकेशन जॉ। तो इसमें एक स्पेशल फीचर इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है जो विपल्स का, कि इट इज़ अ रिदमिक आई एंड जॉ मूवमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विपल्स डिजीज। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, गैस्ट्रिक टीबी, क्योंकि गैस्ट्रिक टीबी में भी फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं, इसमें भी फोमी मैक्रोफेजेस हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सेफ्ट्राएक्सोन देंगे इसको 2 ग्राम IV डेली फॉर 2 वीक्स। पर अगर लॉन्ग चलानी है थेरेपी, ओरल थेरेपी चलानी है, ये तो IV थी, तो हम क्या देंगे TMP SMX ट्वाइस डेली, जो कि कॉर्टिसोल होता है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो ये देख लो, ये पास पॉजिटिव है और फोमी मैक्रोफेजेस है लैमिना प्रोप्रिया में, मतलब म्यूकोजा में। ठीक है, और गैस्ट्रिक टीबी भी उन्होंने एक साथ में DD बता दिया है। तो इसका क्या है, पास क्योंकि पास पॉजिटिव, द कैन क्योंकि इसमें कैन फीचर्स होते हैं, और फोमी क्योंकि फोमी मैक्रोफेजेस होंगे, विप्ड क्योंकि विपल्स है, और क्रीम इससे याद रखोगे सेफ्ट्राएक्सोन देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास पॉलिप्स। पॉलिप्स अब 2 तरह के हो सकते हैं, नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक। चल नियोप्लास्टिक में पहले बता देती हूँ। नियोप्लास्टिक में क्या होगा, एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं। कौन से होते हैं, एडिनोमेटस पॉलिप्स। ये 2 तरह के होते हैं, एक देखो इसमें ट्यूब्यूल बन रही है और एक में इसमें पूरा विलस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ट्यूब्यूलर टाइप, विलस टाइप। जो विलस टाइप है उसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है और रिस्क रहता है ऑफ कार्सिनोमा कोलन। ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस और सीए कोलन का रिस्क रहेगा। विलस का पुअर प्रोग्नोसिस है, कैसे याद रखोगे इसको, क्योंकि विलस ही विलन है। ठीक है, अब इसमें नियोप्लास्टिक वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक मार्कर क्या होगा, साइज। तो हम साइज देखेंगे, जिसका ज़्यादा साइज खराब उतना वो ट्यूमर खराब। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप। वो क्या क्या होता है, एक हमारे पास है हाइपर प्लास्टिक, एक है इन्फ्लेमेटरी, एक है हेमाटोमेटस। अब जो हाइपर प्लास्टिक है उसके नाम से ही पता लग रहा है हाइपरप्लेजिया हो रही है, इसमें सेल्स वो बढ़ रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स हो रही है। ये पर नॉन कैंसरस है, ठीक है, क्योंकि नियोप्लास्टिक में नहीं है, नॉन नियोप्लास्टिक है। सो नॉन कैंसरस ग्रोथ दैट डेवलप्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू एन ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसमें सिरेशंस होती हैं कहाँ पे, सुपरफिशियल 1/3 लेयर में, और ये इसकी हॉलमार्क है। सुपरफिशियल 1/3 लेयर में सिरेशंस हो जाती हैं। इफ़ सिरेशंस आर सुपरफिशियल सिर्फ 1/3 सिरेशन है इसमें, अगर सिरेशन पूरी थिकनेस में हो तो हम क्या उसको रूल आउट करेंगे कि SS से तो नहीं, मतलब सिरेटेड सिसाइल एडिनोमा तो नहीं है। तो जब अगर तो थ्रू आउट सिरेशंस है तो वो SS से होता है, अगर सिर्फ सुपरफिशियल 1/3 में सिरेशंस है तो क्या होगा, वो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप। सुपरफिशियल सिरेशन, सिरेटेड मार्जिन्स। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप में क्या होगा, हिस्ट्री होगा ऑफ ब्लीडिंग एंड म्यूकस डिस्चार्ज। ब्लीडिंग होगा, म्यूकस डिस्चार्ज होगा। ऑल्सो नोन एज सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। ठीक है, इसको सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि देखो रेक्टम अफेक्ट हो रहा है ना बेसिकली, इसमें उसी में ब्लीडिंग हो रही है, उसी में म्यूकस हो रहा है, तो इन्फ्लेमेटरी है, रेक्टम को इन्वॉल्व करता है। अब हम आटोमेटस पॉलिप में याद रखना है कि 2 तरह के हैं, बेसिकली बच्चों में हो रहा है, एक 4 ईयर ओल्ड में, एक 11 ईयर ओल्ड में। 4 ईयर ओल्ड में क्या होता है, जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम, बच्चा है तो जुवेनाइल, और 11 ईयर ओल्ड में प्यूर्स जैगर सिंड्रोम। ठीक है, जो 4 ईयर ओल्ड में हो रहा है, हमने उसको क्यों याद रखा कि 4 में हो रहा है वो, क्योंकि उसका जीन कौन सा होता है, SMAD4 जीन। ठीक है, it presents as rectal bleed, SMAD4 gene. It is associated with pulmonary
AVM पल्मनरी लंग्स की एट्रोवेंट्रिकुलर मालफॉर्मेशन के साथ, और इसमें सिस्टिक स्पेसेस होते हैं पॉलिप में। 11 ईयर ओल्ड में क्या होता है, प्यूट्स जेगर सिंड्रोम में एक तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। 11 क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें STK 11 जीन है, जिसे हम LKB1 भी बोलते हैं। अब ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, LKB1 वैसे STK 11 है क्योंकि ये 11 ईयर ओल्ड है। इट प्रेजेंट्स एज इंटरसेप्शन, क्योंकि जो पॉलिप होता है वो ऐड करता है एज अ लीडिंग पॉइंट, तो इसमें इंटरसेप्शन भी हो सकता है। अब इसमें क्या स्पेशल है कि 100% रिस्क होता है पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा कि इस बंदे को पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा तो होना ही होना, ठीक है। इसमें सिर्फ सिस्टिक स्पेसिस थे जुवेनाइल में, प्यूट्स जेगर में क्या आर्बोराइजिंग पैटर्न होगा इन द हिस्टोपैथ, और म्यूकोजा की पिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर रहता है कोलन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेस्ट, थायराइड, लंग, गोनाड्स, सेक्स कॉर्ड या फिर स्ट्रोमल सेल्स का, ठीक है। ये थे पॉलिप्स। पर अभी जो हेमाटोमेटस पॉलिप है वो इतना क्यों सुना है, इसमें स्पेशल क्या है कि इसमें कुछ सिंड्रोम्स भी होते हैं एसोसिएटेड, जो हमें पहले मुश्किल लगते होते थे बट हमें करने हैं। क्या क्या है, काउडन सिंड्रोम, एक क्रोंकाइट कैनेडा का सिंड्रोम है, एक ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, तो सिंपल TS, ठीक है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, और एक है बनियान रिली कोई सिंड्रोम है, बनियान से याद रखो आप, बनियान, ठीक है। सबसे पहले आ गया काउडन में कौन सी होती है, काउडन P10 राइमिंग है, काउडन में P10 म्यूटेशन होती है, और 10 का मतलब है क्रोमोसोम 10 पे, तो इजी टू रिमेंबर, काउडन P10 क्रोमोसोम 10। और एक और इसके जैसा मिलता जुलता सब शब्द क्या है, बेट, इसमें बेट कैंसर होते हैं, मतलब ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल और थायराइड कैंसर होते हैं। अब इसके अंदर एक और क्या लीजन एसोसिएटेड होती है, ट्राइकेलेमोमा, इसके साथ एसोसिएटेड होती है ट्राइकेलेमोमा, ठीक है। उसके बाद आ गया क्रोंकाइट कनाडा में क्या है, कोई बच्चा कनाडा में, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बायो हिस्ट्री फैमिली हेरिडिटरी उनकी कनाडा में है, नहीं, वो सब लोग बाद में जाते हैं, वो नॉन हेरिडिटरी है, और एकदम से उनका प्लान बनता है कि चलो कनाडा चले, तो वो स्पोरैडिक है, ठीक है। कनाडा है तो स्पोरैडिक है, नॉन हेरिडिटरी है। वहाँ जाके बंदा एकदम से बदल जाता है, जो काम वो यहाँ नहीं करेगा वहाँ जाके करने लग जाता है, उसकी डिस्प्लेजिया हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो अपने आप को बहुत बनता है, वहाँ जाके उसकी वो हो जाती है कि नहीं मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मैं स्ट्रगल करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया हो जाती है उस बंदे की, ठीक है। कनाडा वाला सिंड्रोम याद हो गया। अब है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में 2 क्रोमोसोम्स कौन से याद रखने हैं, 9 और 16 की म्यूटेशन हो जाती है, क्रोमोसोम 9 और 16 की। प्रोटीन म्यूटेटेड कौन सा होता है, हमार्टिन, क्योंकि हेमाटोमेटस पॉलिप से एसोसिएटेड है, और क्योंकि इसका नाम ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, तो दूसरा क्या है, ट्यूबरिन। हमाटोमाज इन मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं इसमें। उसके बाद बनियान रिली, ये वाला जो भी अजीब सा सिंड्रोम है, इट इज़ एसोसिएटेड विद मैक्रोकेफेली और डेवलपमेंटल डिले, ठीक है। बंदे का डेवलपमेंट डिले और मैक्रोकेफेली, उसका थोड़ा दिमाग सा सही नहीं है बंदे का, तभी वो बनियान पहन के घूम रहा है, ऐसे याद रख लो, जस्ट टू रिमेंबर वीक नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर्स। एडिनोमा जो भी है, ये कैंसर्स देखेंगे हमारे पास 2 तरह के हैं। एक तो हमारे पास है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम फैप, और एक हमारे पास क्या है, HNPCC हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल सिंड्रोम, ठीक है। हेरिडिटरी पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर सिंड्रोम HNPCC। अब फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम फैप में क्या है कि एक तो हमारे पास होता है क्लासिकल फैप, इसके नाम में पता लग रहा है पॉलीपोसिस है, तो जो क्लासिक फैप है ना उसमें मोर देन 100 पॉलिप्स होते हैं, इतने ज़्यादा पॉलिप्स होते हैं, मोर देन 100, और ये क्रोमोसोम 5q पे होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, ये रेयर है, ठीक है, फैप वाला। पर HNPCC हमें पता है वो है, क्या कहते हैं, कॉमन वो है, वो क्या बोलते हैं, मतलब मोर कॉमन है, ठीक है। अब फैप की बात करते हैं पहले पूरी की पूरी, कि फैप में 5q है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशन, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, 100% चांस होता है ऑफ कोलन कैंसर बाय प्यूबर्टी, 100% चांस है कि बंदे में कोलन कैंसर अब होना ही होना है प्यूबर्टी तक, ठीक है। लेफ्ट साइडेड मोर कॉमनली इन्वॉल्व होती है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ वेरियस ट्यूमर सप्रेशन जीन्स, जिसमें हमें क्या याद रखना है, AK53, AK47 नहीं, हमने क्या रखना है, AK53। अब देखो, एक तो सबसे पहले APC, फिर केरास
फिर P53, ये सब जो ट्यूमर सप्रेसर होते हैं सब हो जाते हैं। इनमें मेडिसिन 2 हिट हाइपोथेसिस हो जाती है कि पहले APC इन्वॉल्व होता है, फिर KRAS, फिर P53। ये होता है 5Q पे, ये 12P पे और 17P पे, बाकी दोनों P वाले हैं, ठीक है। अब 5 + 2 12 17 होता है, तो तीसरा वाला 17 हो गया। 5 12 17 APC KRAS P53 5 12 17। तो ये होता है नॉर्मल होता है, फिर अर्ली एडिनोमा बना, लेट एडिनोमा बना, एडिनो कार्सिनोमा बन गया धीरे धीरे। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड चीज़ें क्या होती हैं, एम्पिलरी कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज, वैक्सीनिंग एंड वैनिंग जॉन्डिस हो सकता है, पॉलीपोसिस हो सकता है। बस ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ अगर हिंट दिया हो क्वेश्चन में ऐसा सा। एसोसिएटेड विद सिंड्रोम्स, 2 सिंड्रोम कौन से होते हैं, एक होता है गार्डन्स, एक होता है टर्कॉट्स। टर्कॉट के नाम से क्या पता लग रहा है, टर्बन मतलब वो दिमाग वाले होंगे दोनों, एक तो मेडुलोब्लास्टोमा और एक ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में। लेकिन गार्डन्स के इसमें क्या होता है, गार्डन ऑफ ट्यूमर्स, बहुत सारे ट्यूमर्स होंगे। क्या क्या होगा इसके अंदर, एक तो सुपर न्यूमररी टीथ होंगे, ऑस्टियोमा, फाइब्रोमा, कंजेनिटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट और सीबेशियस सिस्ट, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें होंगी, थोड़ा सा वो रिवाइज करने वाला है ये। अब इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर 100% चांस ऑफ कोलन कैंसर प्यूबर्टी में होना ही होना है, तो हम इसका ट्रीटमेंट है कि पहले ही प्रोफाइलैक्टिकली टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी करा देते हैं कि उसका कोलन निकाल दो तुम पहले से ही, क्योंकि उसका कोलन कैंसर होना ही है। विद IPAA मतलब इलियल पाउच एंड एनल कैनाल एनास्टमोसिस, ठीक है, बीच में से कोलन निकाल दिया और इलियम और तुमने एनल कैनाल का एनास्टमोसिस कर दिया, तो ये इसकी सर्जरी होनी होती है प्रोफाइलैक्टिक। नेक्स्ट क्या है, MUTYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये बेस एक्सिजन रिपेयर डिफेक्ट है, ठीक है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, देखो छोटा सा लिखा हुआ है ना, इसको ऑटोसोमल रिसेसिव है ये, MUTYH ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन 100 पॉलिप्स थे, इसमें लेस देन 100 एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं। ये लेटर मैनिफेस्टेशन इसकी क्या हो जाती है, ड्यूडनल एडिनोमास। इट इज़ एसोसिएटेड विद ओवेरियन एंड ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट इज HNPCC, एक सेकेंड जो इला, ठीक है। तो मैं क्या कर रही थी कि MUTYH एसोसिएट पॉलीपोसिस क्या होता है, इसमें बेस एक्सिजन रिपेयर डिफेक्ट होता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। जीन इसमें क्या होगा, MUTYH। इसमें यूजुअली लेस देन 100 एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं। लेटर मैनिफेस्टेशन क्या है कि ड्यूडनल एडिनोमास हो जाएंगे, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ओवेरियन और ब्लैडर कैंसर के साथ। नेक्स्ट आ गया HNPCC सिंड्रोम, हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। नॉन पॉलिपोसिस का मतलब है कि इसके अंदर पॉलिप्स नहीं होते, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पॉलिप्स। और इसका सेकेंड नेम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंच सिंड्रोम, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशन, इट इज़ मोर कॉमन, इससे ऑब्वियसली फैप तो रेयर ही था, इससे तो मोर कॉमन था, ये मैंने आपको बताया था। 60% चांस होते हैं इसमें, उसमें 100% चांस है, इसमें 60% चांस होते हैं कोलन कैंसर, लाइफ टाइम रिस्क होता है। उसमें लेफ्ट साइडेड ज़्यादा इन्वॉल्व थी, इसमें राइट साइड ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें मेन मैनिफेस्टेशन क्या होती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन थी, इसमें ब्लीडिंग, इसमें आइडिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि एनीमिया लाइक सिम्टम्स, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। अब इसमें MUTYH क्या था, बेस एक्सिजन रिपेयर डिफेक्ट, तो इसमें क्या है, HNPCC में ये मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट है। कौन सी जीन्स में, MLH1 MSH2, MLH1 MSH2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्वेलेंस इन सर्वेलेंस तो मैं आपको बता ही नहीं, वैसे पहले इसका वो कर लेते हैं क्राइटेरिया। इसमें एक रिवाइज एम्स्टरडैम क्राइटेरिया होता है HNPCC में, जिसमें क्या याद रखना है हमने, एम्स्टरडैम क्राइटेरिया 2 है, ये 1 2 3। इसमें क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 1 जो है वो इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड बिफोर 50 ईयर्स, मोर देन इक्वल टू 2 सक्सेसिव जनरेशन अगर अफेक्ट हो जाए, मोर देन इक्वल टू 3 रिलेटिव्स हो विद HNPCC को एसोसिएटेड कैंसर। जो मतलब क्या क्या था, दोबारा करूँ, मोर देन इक्वल टू 1 बंदा 50 ईयर्स से पहले डायग्नोज हो जाए, मोर देन इक्वल टू 2 सक्सेसिव जनरेशन्स अफेक्ट हो जाए, मोर देन इक्वल टू 3 रिलेटिव्स हो विद HNPCC एसोसिएटेड कैंसर, जिसमें से एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, वैसे सर्विलेंस मैं बता रही हूँ कि इसमें फैप में और MUTYH में ना सर्विलेंस भी होती है, ठीक है। सर्विलेंस में क्या होता है कि इन दोनों में सर्विलेंस होती है, फैप और MUTYH में। फैप में क्या होती है, इन दोनों में हमें बेसिकली एनुअली कोलोनोस्कोपी करानी होती है हर साल,
ठीक है, पता है अगर ये रिस्क पे हैं तो कराएंगे ही, है ना। तो फैप वाले में क्योंकि 100% चांस होता है कि प्यूबर्टी तक कोलन कैंसर हो ही जाएगा, तो ये हम स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं 10 to 12 ईयर्स पे और एवरी 1 to 2 ईयर पे करते हैं। MUTYH में थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं 20 to 25 ईयर्स में, और इसमें भी 1 to 2 ईयर्स बाद कोलोनोस्कोपी करानी होती है। ठीक है, लास्ट में एक रैंडम पॉइंट पता नहीं क्यों दे रखा है ब्राफ म्यूटेशन का, कि ब्राफ से 7 चीज़ें होती हैं, देखो हेयरी सेल, पाइलोसिटिक, एडिनोकार्सिनोमा, मेलानोमा, जिस्ट, पैपिलरी, CHC, इसका कैसे याद रखना है, हेयरी सेल, CHC हिस्टोसाइटोसिस, पाइलोसिटिक, पैपिलरी, HH से दोगे, हेयरी सेल और हिस्टोसाइटोसिस, पाइलोसिटिक और पैपिलरी P से दोगे, एडिनोकार्सिनोमा कोलन और जिस्ट हो गया, और एक मेलानोमा होता है। तो उन्होंने बोला कि ये वाले जो हैं मेलानोमा, कोलोरेक्टल, थायरॉयड, ये जो भी हैं लंग वाला, इन सब में राफ इनिबिटर्स यूज़ होते हैं, वेमुराफेनेब और डाबराफेनेब, पर इसका यहाँ रेलेवेंस क्या है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, चलो रिलेटेड भी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जो कि हमारे पास क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, बस यही है लास्ट GIT में, फिर हेपेटोबिलियरी शुरू हो रहा है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होती है बंदे में, डायरिया होता है और टेंडरनेस इन दी एब्डोमेन होते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था पहले कि IBS से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, इसमें फीटल लैक्टोफेरिन और कैल्प्रोलैक्टिन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन। ठीक है, रेक्टम इज ऑलवेज इन्वॉल्व, इसमें हमेशा रेक्टम है, ये हमें ऐसे इमेजिन करना है अल्सरेटिव कोलाइटिस UC कि वो ऊपर को जा रहा है, रेक्टम से शुरू हुआ और ऊपर कोलन को जा रहा है। ठीक है, तो रेक्टम इज ऑलवेज इन्वॉल्व, स्टार्ट्स एट द रेक्टम, कंटिन्यूस स्प्रेड होता है फ्रॉम रेक्टम टू कोलन, और सिर्फ सुपरफिशियल म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, इसमें कोई स्किप स्कूप लीजन नहीं है, अभी सिंपल रेक्टम से शुरू होकर कोलन तक जा रहा है, सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट है, स्यूडो पॉलिप्स बन सकते हैं। इसमें एंटीबॉडी क्या होती है, PN का, ठीक है, जो हमने रिमैट में बहुत बार पढ़ी है, PN का। और इसमें क्या होता है, हिस्टोपैथ पे क्या दिखते हैं, क्रिप्ट एब्सेसेस दिखेंगे। इमेजिंग करेंगे अर्लीस्ट तो हमें क्या दिखेंगी, लेड पाइप अपीयरेंस दिखेगी, क्योंकि इसमें म्यूकोजा जो है वो ग्रैनुलर हो जाता है और लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशंस हो जाती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन टू लव और वेट क्लासिफिकेशन है, और इसमें स्मोकिंग और अपेंडिसेक्टमी प्रोटेक्टिव होते हैं। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिव। इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब लेस देन 6 स्टूल्स पर डे आ रहा है, लेस देन 6 को भी मॉडरेट बोल रहे हैं अभी इसके, अगर इस तो फिर हम क्या देंगे, पहले सल्फासैलाजिन या 5AS से मीसैलामिन, ठीक है, फॉलोड बाय स्टेरॉइड्स और बायोलॉजिक्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स और बायोलॉजिक्स देंगे, क्या कर देंगे हम उसके लिए देने के लिए, एंटी TNF देंगे। ठीक है, इन्फ्लिक्सिमैब, अगर वो फेल, एंटी TNF इन्फ्लिक्सिमैब, अगर वो फेल हो जाती है तो टोफासिटिनिब जो कि है जैक इनहिबिटर, और एक हम क्या दे सकते हैं, उस्टिक्यूमैब जो कि क्या है, एंटी इंटरल्यूकिन 12 और 23 है, जो कि इनको करते हैं। और इसके बाद एक विडोलिजुमैब है, एंटी इंटेग्रिन। तो फिर देखो क्या क्या करेंगे, एक तो हमने बायोलॉजिक स्टेरॉइड्स देने हैं, है ना, इसके बाद सल्फासैलाजिन के बाद तो हम क्या देंगे, एक एंटी TNF जो कि इन्फ्लिक्सिमैब था, नहीं तो फिर हुआ तो जैक इनहिबिटर जो कि टोफासिटिनिब, और नहीं हुआ तो उस्टिक्यूमैब जो भी है ये। ठीक है, ये दोनों में दे सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में और एक और पॉइंट क्या है कि इसमें पायोडर्मा गैंग्रीनोसम और PSC प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस भी एसोसिएटेड होता है PN का से, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी एसोसिएटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉन्स, इसमें क्या होती है, डिजीज़ ग्रैनुलोमेटस। क्रॉन्स एक जो क्रॉन्स है ना वो ग्रैनुलोमेटस कंडीशन है दैट इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर्स, तो ये ट्रांसम्यूरल है, वो सिर्फ सुपरफिशियल थी, ये ट्रांसम्यूरल है। इसमें फिस्टुला और स्ट्रिक्चर्स के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारी लेयर्स को ट्रांसम्यूरली इन्वॉल्व कर रही है, तो फिस्टुला बन सकता है, स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, और ये टर्मिनल इलियम इसकी मोस्ट कॉमन साइट है, तो फिर क्योंकि इलियम में B12 की एब्जॉर्प्शन होती है, तो फिर इसमें B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है। स्किप लीजन्स इसमें प्रेजेंट होंगी, क्योंकि ये इसकी कंटिन्यूस थी इन्वॉल्वमेंट, इसमें स्किप लीजन्स है। इसकी एंटीबॉडी क्या है, एस्का एंट्रीसैक्रोमाइसिस सर्विसेज एंटीबॉडी। ठीक है, इसकी अर्लीस्ट इमेज हमें इमेजिंग पे क्या दिखेगा, कॉबलस्टोन अपीयरेंस, एफ्थरस अल्सर्स और सर्पेंटाइन अल्सर्स। मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन होती है इसकी, जिसमें एज, डायग्नोसिस, लोकेशन ऑफ अल्सर, बिहेवियर ऑफ अल्सर और पेरियनल डिजीज देखते हैं। इसमें कौन सी थी, टू लव और विट, इसमें है मॉन्ट्रियल। इसमें स्मोकिंग और OCPs रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें स्मोकिंग क्या थी, प्रोटेक्टिव, इसमें रिस्क फैक्टर है। इसकी मैनेजमेंट में वही देंगे, स्टेरॉइड्स और बायोलॉजिक्स। इसमें कभी भी सर्जरी नहीं करते क्रॉन्स में।
ठीक है, उसमें कर रहे थे ना हम सीवियर में, जब परफोरेशन और टॉक्सिक मेगाकोलन हो रहा था, बट इसमें नहीं करते। और एक उस्टिकिनो मैम मैंने आपको बताया, ये दोनों में यूज़ हो सकती है, और ये सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी यूज़ होती है। इसमें देखो क्रॉन्स में स्ट्रिंग साइन भी बन सकता है, कि जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो टीबी में भी बनता है, ठीक है। ग्रैनुलोमा भी हो सकता है, इसका बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस टीबी भी हो सकता है, क्योंकि ग्रैनुलोमा भी टीबी में बनता है। पर इस वाले ग्रैनुलोमा में क्या खास बात है, ये नॉन केजियाटिक ग्रैनुलोमा है। कॉबलस्टोन अपीयरेंस है, एप्थरस और सर्पेंटाइन अल्सर्स हो रहे हैं। कॉम साइन का मतलब होता है कि डिजीज एक्टिव है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है क्रॉन्स की, इसमें रीनल स्टोन्स होते हैं। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस क्या है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की, एक होती है जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं, और एक जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगी वो पेरिफेरल मैनिफेस्टेशंस है, और जो नहीं करती वो सेंट्रल मैनिफेस्टेशंस है। जो रिस्पॉन्ड कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि अगर पेरिफेरल आर्थराइटिस है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है, तो करेगा। पर अगर एक्सियल आर्थराइटिस है बीच वाला, दैट इज एंक्सपॉन, तो वो नहीं करेगा। अगर एरिथमा नोडोजम है तो वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है, और इसके साथ हमने और क्या किया था, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम पीएससी पीएन वाले है ना, तो ये ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एपिस्लराइटिस है अगर, तो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर यूवीआइटिस ही हो गया तो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास है हिपैटोबिलियरी, ठीक है। तो आई विल कवर दिस इन अनदर वीडियो, अलग पार्ट बना देती हूँ इसका। सो वी आर डन विद जीआईटी। नेक्स्ट इज हिपैटोबिलियरी।